जय हिंद। मैं शैलेंद्र कुमार मुस्कान स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज कक्षा 9वीं अध्याय 3 फ्रांस की क्रांति। पहला प्रश्न, फ्रांस की राजक्रांति किस ईस्वी में हुई? 1789 ईस्वी में। फ्रांस की क्रांति का आरंभ 14 जुलाई 1789 ईस्वी को बेस्टिल किले पर जनता के हमले से हुआ था। इस क्रांति ने फ्रांस में राजा की निरंकुश सत्ता को समाप्त कर दिया और स्वतंत्रता समानता के सिद्धांतों को जन्म दिया। निरंकुश का अर्थ होता है जिस पर कोई नियंत्रण या रोक टोक न हो, यानी पूर्ण रूप से स्वतंत्र और स्वेच्छाचारी हो। जैसे निरंकुश राजा अपनी इच्छा से शासन करता था, अर्थात वह किसी कानून या नियम से बंधा नहीं था। अगला प्रश्न है, बेस्टिल का पतन कब हुआ? बेस्टिल का पतन 14 जुलाई 1789 ईस्वी को हुआ था। बेस्टिल किला राजा निरंकुशता का प्रतीक था। बेस्टिल किला जो था निरंकुशता का प्रतीक था। आज भी फ्रांस में 14 जुलाई राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, प्रथम स्टेट में कौन आते हैं? प्रथम स्टेट में कौन आते थे? पादरी वर्ग, यानी धार्मिक लोग। फ्रांस की समाज 3 वर्गों में बटी हुई थी, यानी 3 स्टेट में बटी हुई थी फ्रांस के लोग। पहला जो था पादरी वर्ग जो था चर्च से जुड़े लोग जिनके पास विशेषाधिकार था और ये टैक्स नहीं देते थे। द्वितीय स्टेट में कौन आते थे? द्वितीय स्टेट में जो है कुलीन वर्ग आते थे। द्वितीय स्टेट फ्रांस के कुलीन वर्ग यानी नवाब सरदार था। इसके पास जमीन जायदाद और कई अधिकार थे। इन्हें भी कर नहीं देना पड़ता था और वे जनता पर शासन करते थे। तृतीय स्टेट में कौन आते थे? तृतीय स्टेट में जो थे दार्शनिक लोग आते थे। इसके अंतर्गत किसान, व्यापारी, मजदूर और बुद्धिजीवी शामिल थे। यही वर्ग जो है कर चुकाता था और सबसे अधिक पीड़ित था। दार्शनिक जैसे रूसो, मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर इसी वर्ग से थे। क्वेश्चन पूछेगा, मॉन्टेस्क्यू क्या थे? दार्शनिक। रूसो क्या था? दार्शनिक। पूछेगा वोल्टेयर क्या थे? उत्तर होगा दार्शनिक। अगला प्रश्न है छठा, वोल्टेयर क्या थे? वोल्टेयर जो थे यह लेखक थे। फ्रांस का प्रसिद्ध लेखक और दार्शनिक जो थे दोनों थे वोल्टेयर। अगला प्रश्न है, रूसो किस सिद्धांत का समर्थन था? रूसो जनता की इच्छा का कुछ है समर्थक थे। रूसो किस सिद्धांत का समर्थन था? जनता की इच्छा। जया जैक रूसो ने कहा कि राज्य जनता की इच्छा पर आधारित होनी चाहिए। जया जैक रूसो ने कहा था कि राज्य जनता की इच्छा पर आधारित होने चाहिए। उनकी पुस्तक है सोशल कंट्रैक्ट। सोशल कंट्रैक्ट यानी सामाजिक अनुबंध। सामाजिक अनुबंध में यह विचार मिलता है, वह मानता था कि सत्ता जनता के हाथ में होनी चाहिए, न कि राजा के हाथ में। अगला प्रश्न है 8 नंबर, मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी? मॉन्टेस्क्यू ने जो पुस्तक लिखी है विधि की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ लॉ। स्पिरिट ऑफ लॉ पुस्तक मॉन्टेस्क्यू ने लिखी है। अगला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति के समय राजा कौन थे? लुई 16 ने। फ्रांस की क्रांति के समय राजा जो थे वह थे लुई 16 ने। अगला प्रश्न है 10वां नंबर प्रश्न है, फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है किस तारीख को? 14 जुलाई को। फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 14 जुलाई को। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला प्रश्न है, लुई 16 में कब गद्दी पर बैठे थे? लुई 16 में खाली जगह जो है किस ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठे थे? 1774 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मैरी एंटोनेट लुई 16 की क्या थी? मैरी एंटोनेट जो थी लुई 16 की पत्नी थी। मैरी एंटोनेट ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी थी और लुई 16 की पत्नी थी। वह ऐशो आराम और फिजूल खर्ची के लिए प्रसिद्ध थे। मैरी एंटोनेट जो है किस लिए प्रसिद्ध थी? ऐशो आराम और फिजूल खर्ची के लिए प्रसिद्ध थे, जिससे जनता में आक्रोश बढ़ा था। अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न है, फ्रांस के सर्वश्रेष्ठ विचारक को क्या कहा जाता है? फ्रांस के सर्वश्रेष्ठ विचारक को दार्शनिक कहते हैं। जैसे वोल्टेयर, रूसो, मॉन्टेस्क्यू इत्यादि महान विचारक थे जिन्होंने समाज में स्वतंत्रता समानता का संदेश दिया था। 4था नंबर प्रश्न है, रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या था? सामाजिक अनुबंध, सोशल कंट्रैक्ट। रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक जो थे सामाजिक अनुबंध। रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कंट्रैक्ट में कहा कि सरकार को जनता की इच्छा से चलनी चाहिए। 5वां नंबर प्रश्न है, विधि की आत्मा नामक ग्रंथ को मॉन्टेस्क्यू ने खाली जगह कहा था? विधि की आत्मा नामक ग्रंथ को मॉन्टेस्क्यू ने लिखा था। कहा था शासन की शक्तियां अलग अलग संस्थाओं में बंटी जानी चाहिए ताकि निरंकुशता न हो। अगला प्रश्न है,
रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक सामाजिक अनुबंध है। रूसो की यह पुस्तक लोकतंत्र और जनता की इच्छा पर आधारित है। अगला प्रश्न है 7वां नंबर। 27 अगस्त 1789 को फ्रांस की नेशनल असेंबली ने खाली जगह घोषणा की थी, मनुष्य और नागरिकों के अधिकार की घोषणा की थी। अगला है नेपोलियन एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी सैनिक नेता था। नेपोलियन जो था एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी सैनिक नेता था। इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन जो है किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेपोलियन एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी सैनिक नेता थे और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला प्रश्न है 9 नंबर। जब फ्रांस का अंतिम रूप से गणतंत्र कब हुआ था? फ्रांस अंतिम रूप से गणतंत्र जो है 1792 ईस्वी में हुआ था। 1792 में राजशाही समाप्त कर फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया गया था। 10वां नंबर प्रश्न है फ्रांसीसी महिलाओं को मतदान का अधिकार 1946 ईस्वी को मिला था। फ्रांसीसी महिलाओं को मतदान का अधिकार 1946 ईस्वी को मिला था। फ्रांस में महिलाओं को मतदान यानी वोट का अधिकार जो 1946 ईस्वी मिला, यानी क्रांति के लगभग 150 साल बाद यह महिलाओं की समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। अगला प्रश्न है लघुत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारण क्या थे? फ्रांस के राजनीतिक कारण क्या थे? तो लिखेंगे फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारण निम्न है जो इस प्रकार है। राजा लुई 16वें निरंकुश शासन प्रणाली। पहला पॉइंट होगा राजा लुई 16वें की निरंकुश शासन प्रणाली। दूसरा पॉइंट होगा जनता की भागीदारी का अभाव था। दूसरा राजनीतिक कारण जो है जनता की भागीदारी का अभाव। और तीसरा जो हो जाएगा मनमाने कर लगाना। अगला पॉइंट हो जाएगा स्वायत्त शासन का अभाव। अगला पॉइंट हो जाएगा संसद की बैठक 150 वर्षों तक नहीं बुलाई गई थी। अगला पॉइंट होगा निरंकुश शासन। अगला प्रश्न है फ्रांस की क्रांति के सामाजिक कारण क्या थे? फ्रांस की क्रांति के सामाजिक कारण निम्न है जो इस प्रकार। पहला मध्यम वर्ग में राजनीतिक अधिकार के प्रति सजगता। दूसरा नंबर पॉइंट हो जाएगा कृषकों की दयनीय स्थिति। तीसरा नंबर पॉइंट हो जाएगा सामाजिक असमानता में असंतोष। फ्रांसीसी समाज को 3 वर्गों में बांट दिया गया था, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और आम जनता। पहले 2 वर्ग को विशेषाधिकार था जबकि तीसरा वर्ग सारे कर देता था। यही असमानता सामाजिक कारण थे। तीसरा नंबर प्रश्न है फ्रांस की क्रांति के कारणों पर प्रकाश डालिए। फ्रांस की क्रांति के आर्थिक कारण निम्न है जो इस प्रकार है। पहला हो जाएगा असमान कर प्रणाली। सभी से एक समान कर नहीं लिया जाता था। पहला आर्थिक कारण हो जाएगा असमान कर प्रणाली। दूसरा पॉइंट होगा धार्मिक एवं सामाजिक कर का बोझ। धार्मिक एवं सामाजिक कर का बोझ। तीसरा हो जाएगा बेरोजगारी की समस्या। अगला होगा व्यापारियों में असंतोष, युद्धों का बोझ जिससे जनता पर अत्याचार बढ़ा। चौथा प्रश्न है फ्रांस की क्रांति के बौद्धिक कारण को उल्लेख करें। फ्रांस की क्रांति के बौद्धिक कारण का उल्लेख करें। दार्शनिक जैसे वोल्टेयर, रूसो, मोंटेस्क्यू के विचारों ने जनता को प्रेरित किया। उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की भावना जगाई। अगला प्रश्न है लेटस डी कैरेट से आप क्या समझते हैं? लेटस डी कैरेट से आप क्या समझते हैं? लेटस डी कैरेट अर्थ होता है राजकीय आदेश। लेटस डी कैरेट का मुख्य अर्थ होता है राजकीय आदेश। जब ये आदेश थे जो नेशनल असेंबली में फ्रांस की क्रांति के दौरान समाज में समानता लाने के लिए जारी किए थे। अगला प्रश्न हो जाएगा 6वां नंबर। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का फ्रांस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा? अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का फ्रांस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर अमेरिकी क्रांति से फ्रांसीसी जनता ने सीखा कि जनता मिलजुल कर राजा की निरंकुश सत्ता को हटा सकती है। अमेरिकी स्वतंत्रता ने फ्रांसीसी लोगों में स्वतंत्रता और समानता की भावना को जगाई। अगला प्रश्न है मानव एवं नागरिकों के अधिकार से क्या समझते हैं? मानव एवं नागरिकों के अधिकार से आप क्या समझते हैं? यह घोषणा 27 अगस्त 1789 से फ्रांस की असेंबली ने की थी। इसमें कहा गया था कि सभी मनुष्य जन्म से स्वतंत्र और समान है। यही आधुनिक मानव अधिकारों की नींव है। 8 नंबर प्रश्न है फ्रांस की क्रांति का इंग्लैंड पर क्या प्रभाव पड़ा? फ्रांस की क्रांति का इंग्लैंड पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर फ्रांस की क्रांति ने इंग्लैंड के लोगों में भी लोकतंत्र, स्वतंत्रता और सुधारों की भावना बढ़ी। बाद में इंग्लैंड में कोई सामाजिक और राजनीतिक सुधार नहीं किए गए। इस प्रकार से फ्रांस की क्रांति का इंग्लैंड में प्रभाव पड़ा था। फ्रांस की क्रांति ने इटली को कैसे प्रभावित किया? फ्रांस की क्रांति ने इटली को कैसे प्रभावित किया? उत्तर फ्रांस की क्रांति से इटली के लोगों में राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता की भावना बढ़ी। इटली के नेता मेजनी और गरिबाल्डी ने फ्रांस के विचारों से प्रेरणा ली। इस प्रकार से फ्रांस की क्रांति ने इटली को प्रभावित किया था। 10 नंबर प्रश्न है फ्रांस की क्रांति से जर्मनी कैसे प्रभावित हुआ? फ्रांस की क्रांति से जर्मनी जो है कैसे प्रभावित हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति से जर्मनी में राष्ट्रीय एकता और समानता की भावना फैली। जर्मन दार्शनिक और युवाओं ने स्वतंत्रता आंदोलन शुरू किए गए। अगला प्रश्न है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे? फ्रांस की क्रांति का
कारण निम्न है जो इस प्रकार है। पहला, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक और बौद्धिक कारण। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर, फ्रांस की क्रांति के परिणामों का उल्लेख करें। अब जब क्रांति हुआ तो उसका क्या निष्कर्ष निकला, परिणाम क्या हुआ। पहला पॉइंट हो जाएगा इसका, फ्रांस की क्रांति के परिणाम में राजशाही शासन का अंत हुआ। पहले राजा शासन करते थे। जब फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ तो उसका परिणाम निकला कि राजशाही शासन का अंत हुआ, गणतंत्र की स्थापना हुआ, मनुष्य और नागरिकों के अधिकार की घोषणा हुई, समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व के सिद्धांतों का प्रचार हुआ। अगला है यूरोप में लोकतंत्र का प्रचार हुआ। तीसरा नंबर का प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति एक मध्य वर्गीय क्रांति थी कैसे। फ्रांस की क्रांति जो 1789 ईस्वी में हुआ मध्य वर्गीय क्रांति थी कैसे। फ्रांस की क्रांति का नेतृत्व मध्य वर्ग ने किया था, जैसे व्यापारी, वकील, शिक्षक, दार्शनिक इत्यादि, इसलिए इसे मध्य वर्गीय क्रांति कहा जाता है। फ्रांस की क्रांति मध्य वर्गीय क्रांति थी कैसे, क्योंकि यह क्रांति जो है मध्य वर्ग द्वारा किया गया था, जैसे व्यापारी, वकील, शिक्षक, दार्शनिक इत्यादि। अगला प्रश्न है 4 नंबर है, फ्रांस की क्रांति में दार्शनिकों का क्या योगदान था। फ्रांस की क्रांति में दार्शनिकों का इस प्रकार से योगदान रहा है। पहला है जो है वोल्टेयर। वोल्टेयर जो थे ये धार्मिक अंधविश्वास का विरोध किए थे। वोल्टेयर जो थे धार्मिक अंधविश्वास का विरोध किए थे। अगला हो जाएगा रूसो। जनता की इच्छा का सिद्धांत जो है रूसो द्वारा दिया गया था। अगला पॉइंट हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू। सत्ता के विभाजन का सिद्धांत, इन विचारों ने जनता को क्रांति के लिए प्रेरित किया था। अगला प्रश्न है 5वां, फ्रांस की क्रांति की देन। फ्रांस की क्रांति का देन इस प्रकार है। पहला, राजशाही शासन का अंत हुआ था। दूसरा, गणतंत्र की स्थापना हुआ, मानव अधिकारों की घोषणा हुई, समानता और स्वतंत्रता का प्रसार हुआ, आधुनिक लोकतंत्र की नींव बढ़ी थी। 6वां नंबर प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति ने यूरोपीय देशों को कैसे प्रभावित किया। फ्रांस की क्रांति से पूरे यूरोप में लोकतंत्र, स्वतंत्रता और राष्ट्रवाद की भावना फैली। इसमें इटली, जर्मनी इत्यादि देशों में स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुए। फ्रांस की क्रांति ने यूरोपीय देशों को प्रभावित किया। फ्रांस की क्रांति से पूरे यूरोप में लोकतंत्र, स्वतंत्रता, राष्ट्रवाद की भावना फैली, जैसे इटली, जर्मनी इत्यादि देशों में स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुए। अगला प्रश्न है 7 नंबर, फ्रांस की क्रांति एक युगांतकारी घटना थी। फ्रांस की क्रांति एक युगांतकारी घटना थी, इस कथन की पुष्टि करें। फ्रांस की क्रांति ने राजशाही शासन को समाप्त किया और लोकतंत्र की नींव रखी। इससे पूरी दुनिया में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के विचार फैले, इसलिए यह युगांतकारी घटना थी। फ्रांस की क्रांति जो है युगांतरिक घटना थी। इसमें जो है राजशाही शासन को समाप्त किया, राजा के शासन को समाप्त किया और जनता की शासन की नींव रखी, जिससे स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के विचार फैले, इसलिए जो है फ्रांस की क्रांति जो है युगांतरकारी घटना थी। अगला प्रश्न 8 नंबर, फ्रांस की क्रांति के लिए लुई 16 में किस प्रकार से उत्तरदायी था। लुई 16 में कमजोर और खर्चीला शासक था। पूछेगा प्रश्न, कौन शासक जो था कमजोर और खर्चीला शासक था, तो लुई 16 में उसने कर बढ़ाए, जनता की नहीं सुनी और आर्थिक संकट पैदा किया। उसकी नीतियों ने जनता को विद्रोह के लिए मजबूर किया। यही कारण जो था कि फ्रांस की क्रांति लुई 16 में उत्तरदायी था। लुई 16 में जो था यह कमजोर और खर्चीला शासक था, जिसके कारण टैक्स बढ़ाया, जनता को मजबूर होकर इस क्रांति को करनी पड़ी। फ्रांस की क्रांति में जैकोबियन दल की क्या भूमिका रही। फ्रांस की क्रांति में जैकोबियन दल की क्या भूमिका थी। उत्तर, जैकोबियन दल क्रांति का उग्र समूह था। जैकोबियन दल जो था क्रांति का उग्र समूह था। इस दल ने राजा को फांसी दिलाई और गणतंत्र की घोषणा की। इसका प्रमुख नेता रोबेस्पियर था। गणतंत्र का मतलब होता है वहां राजा का शासन नहीं हो, वहां जनता का शासन हो। 10 नंबर प्रश्न है, नेशनल असेंबली और नेशनल कन्वेंशन ने फ्रांस के लिए कौन से सुधार किए। लिखेंगे, नेशनल असेंबली और नेशनल कन्वेंशन ने फ्रांस के लिए इस प्रकार से सुधार किए। पहला पॉइंट हो जाएगा इसका, कर व्यवस्था में सुधार किया, यानी जो राजा द्वारा जो टैक्स दिया जाता था उसका सुधार किए। भूमि का पुनर्वितरण किया गया, मानव अधिकारों की घोषणा किया गया, गणतंत्र की स्थापना किया गया, शिक्षा और कानून में सुधार लाया।